एक बार पुनः प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्योग्राफी के लिए यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था बेटा कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई और किसके शासनकाल में हुई। ये मैंने आपको क्लियर किया था। उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया था कि भारत में प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई। ठीक है बेटा, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखें एक बार दोबारा और बता दूं आपको कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में। और ये भी याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बुक्स में केवल इतना दिया हुआ है, आपका जो लेसन है किताब के अंदर, उसमें केवल आपको सन दिया हुआ है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। जबकि मैं यहाँ आपको ये भी बता रहा हूँ कि 1872 में हुई, लेकिन किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। ठीक है भाई, आगे देखना भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत में यहाँ से ये भी प्रश्न यही माना जाएगा कि भारत में प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना कब व किसके शासनकाल में हुई? कब व किसके शासनकाल में हुई? तो ये भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ से आंसर आपका निकल के आएगा 1881 में। और ये जनगणना जो है याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुई? यहाँ आंसर निकलेगा हमारा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा जो हमारे लिए जानना जरूरी होता है जनसंख्या के बारे में। तो जैसे मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास में अब तक जो नवीनतम जनगणना के आंकड़े आए हुए हैं वो 2011 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो नवीनतम जनगणना है वो कहाँ से है? 2011 से। और 2011 से भी पहले की बात करें तो हमारे पास में जनगणना के आंकड़े निकल कर आते हैं 2001 से। कहाँ से निकल कर आते हैं? 2001 से निकल कर आते हैं। ठीक है, तो हमें लगभग 2001 में क्या आंकड़ा रहा होगा जनसंख्या के मामले में, और 2011 में जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो क्या है, नवीनतम भी हमें लेकर साथ में चलना है। ठीक है, यानी कि 2011 के आंकड़ों पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है भाई, देखिए बेटा आगे कभी कभी प्रश्न ऐसे हो जाता है कि प्रारंभ से, ध्यान दीजिएगा ना क्या कह रहा हूं, प्रारंभ से। ठीक है, प्रारंभ से और स्वतंत्रता के पश्चात ध्यान दीजिएगा प्रश्न बन गया यहां से, है ना। 2011 की जनगणना, कौन सी जनगणना भाई? 2011 की जनगणना। ठीक है, प्रश्न ये आ जाता है, बन जाता है कभी कभी, कौन से क्रमांक पर आती है? बन गया प्रश्न, कौन से क्रमांक पर आती है? तो इसका सीधा सीधा निकाल रहा हूं मैं ना। प्रारंभ से तो याद रखना 2011 की जनगणना। कौन सी जनगणना भैया? 2011 की जनगणना प्रारंभ से ये आती है 15वें क्रमांक पर। ध्यान दीजिएगा, कौन से क्रमांक पर आती है? 15वें क्रमांक पर। लेकिन याद रखना स्वतंत्रता के पश्चात दो प्रश्न छिपे हुए हैं। प्रारंभ से 2011 की जनगणना कौन से क्रमांक पे आती है? 15वें क्रमांक पे आती है। और यही इसी प्रश्न में एक और प्रश्न छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कि स्वतंत्रता के पश्चात से 2011 की जनगणना कौन से क्रमांक पे आती है? तो 1947 के बाद में भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई। कब हुई भाई? 1951 में। और देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद में भारत में जनगणना कब हुई? 1951 में। तो 1951 के बाद से अगर 2011 की जनगणना को अपन संभालें कौन से क्रमांक पे आएगी, तो यहाँ निकाल देना कि स्वतंत्रता के पश्चात से 2011 की जनगणना याद रखना कौन से क्रमांक पे आती है? 7वें क्रमांक पर आती है। कौन से क्रमांक पर आती है? 7वें क्रमांक पर आती है। ठीक है, आगे देखना भाई। जैसे मैं आपको अगला प्रश्न बता रहा हूं कि कभी कभी प्रश्न ये जाता है कि भारत जो है संपूर्ण विश्व के, ठीक है भैया, प्रश्न को नोटिस करना, मैं जब तक मैप यहाँ बना लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए ना, कि मैंने क्या बताया आपको, भारत जो है, ठीक है भाई, भारत जो है संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? यानी कि भारत जो है संपूर्ण विश्व के लगभग कितने % भूभाग को घेरता है? ठीक है भाई, भारत संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? यानी कि सपोज कीजिए ये वर्ल्ड का रेखा मानचित्र है, क्या भैया, वर्ल्ड का रेखा मानचित्र है,
और वर्ल्ड की रेखा मानचित्र पर यहाँ एशिया महाद्वीप के अंदर स्थिति लिए हुए है हमारा भारत देश। ठीक है भाई, तो यानी कि संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर, ठीक है भाई, संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर भारत देश स्थित है, तो यहाँ आंसर निकलेगा, याद रखना 2.4%। कितना आएगा? 2.4% भूभाग पर हमारा भारत देश क्या है, स्थित है। तो क्या प्रश्न बना कि संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर भारत देश स्थित है, तो 2.4। यहीं से मैं अगला प्रश्न बनाऊंगा कि संपूर्ण विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हमारे भारत देश में निवास करती है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की टोटल जनसंख्या 100% में से, पूरी वर्ल्ड की जो 100% जनसंख्या है उसमें से भारत में कुल कितने % जनसंख्या जो है क्या करती है, निवास करती है। तो देखना बेटा, यहाँ से दूसरा %, ये तो आ गया 2.4। ठीक है, और यहाँ से याद रखना कि संपूर्ण विश्व की भारत में, याद रखना, कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ ये भी % याद रखना पड़ेगा आपको, कितना आ जाएगा, 17.5। दोनों के लिए प्रश्न अलग अलग हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न बना यहां कि भारत जो है संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है, तो कितना आया, 2.4। कितना आया भैया, 2.4% भूभाग पर स्थित है। और इसके बाद में अगला प्रश्न क्या बनाया, अगला प्रश्न आपका यह ना कि बेटा कि संपूर्ण विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो आंसर बराबर हमारा क्या जाएगा, 17.5। कितना जाएगा भैया, 17.5। तो ध्यान दीजिए दोबारा से, मैंने आपको बताया कि प्रारंभ से 2011 की जनगणना, यानी कि कहां से लगाएंगे, 1872 से, उसके बाद में 1881 आ गया, 1891 के बाद में 1901, ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और कहां तक आ जाएंगे अपन, 2011 तक। तो प्रारंभ से 2011 की जनगणना जो है, याद रखिएगा कौन से क्रमांक पर आती है, तो प्रारंभ से 2011 की जनगणना जो है आती है बेटा आपके 15वें क्रमांक पर। और दूसरी बात, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना आती है 7वें क्रमांक पर। कौन से क्रमांक पर आती है, 7वें क्रमांक पर आती है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा नॉर्मल आपको बता दूं कि भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में, किसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में बराबर कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। तो यानी कि भारत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, कितना है भैया, 263 लाख वर्ग किलोमीटर, 263 लाख वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का क्या भैया, क्षेत्रफल। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, ये भी याद रखना कौन से स्थान पे आता है, 7वां स्थान रखता है, 7वें स्थान पर आता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है, याद रखना बेटा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि कौन से स्थान पर आता है पूरे वर्ल्ड में, 7वें स्थान पर आता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य 6 बड़े राष्ट्र हैं, रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, USA और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 वो राष्ट्र हैं जो क्षेत्रफल के मामले में भारत से कहाँ आते हैं, पहले आते हैं, या वो यानी कि वो पहले 6 राष्ट्र हैं जो क्षेत्रफल के मामले में भारत से कहाँ आते हैं, पहले आते हैं, अव्वल हैं, आ जाएगा। तो इसका मतलब 7वें स्थान पर कौन सा आता है, भारत देश, जिसका क्षेत्रफल बराबर कितना है, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी यहाँ चलते चलते आप ये भी ले लीजिए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से निकाल देना राजस्थान। कौन सा है भाई, राजस्थान। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, यहां देखना पश्चिमी तट पर एक छोटा सा राज्य है, जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है भाई, गोवा। ठीक है, यहां निकाल दीजिए 3,42,239, ये तो है 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर, ये किसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का। तो इसका मतलब भारत में भी, भारत के अंदर भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बराबर राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, काय की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बराबर गोवा। कौन सा है भैया, गोवा, जहां का क्षेत्रफल के लिए अगर आंकड़ा निकालना चाहें तो याद रखना 3234 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 3234 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भैया, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। अन्य 6 बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताए, क्या क्या निकल के आ गए, रूस है, कनाडा है, चीन है, ब्राजील है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है। समझ में आ गया। इनके बाद में 7वें स्थान पर कौन सा देश आता है, हमारा भारत देश आता है। ठीक है साहब, इसके बाद में आता है बात, मैं बताया आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि भारत में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है
राजस्थान जिसका क्षेत्रफल निकाल दिया बना आपको यहाँ पे 342,239 वर्ग किलोमीटर आ गया। इसके बाद में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। कौन सा भैया? गोवा। कितना है क्षेत्रफल? 3234 वर्ग किलोमीटर आ गया। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि भारत में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? जाति को आधार मानकर भारत में पहले जनगणना, सबसे पहले जनगणना कब हुई? ठीक है, तो यहां मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, देखिएगा। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना जो हुई, ध्यान दीजिएगा, 1931 में। कब हुई भैया? 1931 में भारत में प्रथम जातिगत जनगणना हुई 1931 में। कब हुई? 1931 में। तो मैं यहां नोटिस कर देता हूं, प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? ठीक है, प्रश्न आपके सब बनने वाले हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। सारे प्रश्न जैसे जैसे बनने होते हैं मैं आपको ऑटोमेटिकली वो प्रश्न निकाल के आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, किताब में आप देख लेना, आपका एक भी जो भी आपका टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। ठीक है, और थोड़ा मेरा हैबिट है, मेरा आदत है कि थोड़ा सा जो भी टॉपिक चला हुआ है उसके संदर्भ में थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं, हल्का सा एक्स्ट्रा आपको लेते हुए चलना है। जैसे पूछा क्या है, थोड़ा सा उसके संदर्भ में थोड़ा सा और आगे हम चले गए, ताकि आगे तक आपको जो है ये आंकड़े काम आए। ठीक है भाई, देखिए बेटा, तो भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? तो याद रखना 1931 में, ये मैंने आपको बता दिया 1931 में। इसके अलावा मैंने आपको ये भी पहले बता दिया कि भारत में जनगणना जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। तो यहाँ दो प्रश्न आप नोटिस कीजिए, कौन कौन से हैं भैया? कि भारत में प्रथम जातिगत जनगणना जो है कब हुई? बोलिए कब हुई? भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई। इसके अलावा देखना आगे प्रश्न बन गया कि भारत में जो जनगणना है वो किसके द्वारा कराई जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। ठीक है भैया, इसके बाद आगे देखिए बेटा प्रश्न आपका। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि प्रश्न यहां बन जाता है सर्वाधिक भारत में, है ना, ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। और जब सर्वाधिक पूछ रहा है तो यहां आप ऑटोमेटिकली ये भी निकाल लेना सबसे कम, क्या भी निकाल देना? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। भाषा शैली को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना क्या प्रश्न बनाया मैंने? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। इसके बाद में जब सर्वाधिक पूछ रहा है तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या निकाल दिया? सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। कौन सा है भैया? केरल। और यहाँ केरल के पास में इसके लिए आंकड़ा भी निकाल देना, केरल में 1084 बटे 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या पाई जाती है? 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का ये राज्य है। ठीक है भैया, उसके बाद में यहाँ ये भी याद रखना होता है, जब सर्वाधिक निकाल लिया हमने तो सबसे कम भी निकाल दीजिए। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य है हरियाणा। कौन सा भैया? हरियाणा। और हरियाणा में आंकड़ा कितना है? आंकड़े जरूर याद रखना है ना, 877 बटे 1000, क्योंकि जनसंख्या वाले चैप्टर के अंदर टोटल क्या चलेंगे आपके लिए? आंकड़े ही चलेंगे। समझ में आ गया? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बराबर कौन सा है? केरल। कितना हो गया? 1084 बटे 1000 सर्वाधिक। ठीक है, पुरुषों की संख्या और ऊपर क्या आ गई? महिलाओं की संख्या। तो इसका मतलब आप देख लीजिए, पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। इसलिए याद रखना, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बराबर कौन सा हो गया? केरल। 1084 बटे कितना हो गया? 1000। इसके बाद में अगला प्रश्न बन गया कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बराबर कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा में कितना है? महिलाओं की संख्या कितनी है? 877 और बटे पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 1000। इसके बाद में आगे जब अपन बढ़ेंगे तो ये तो क्या प्रश्न बना कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। अब हम कहेंगे बात भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चेंज किया। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश व सबसे कम लिंगानुपात वाला बराबर क्या बतलाइए? केंद्र शासित प्रदेश बतलाइए। यानी कि सर्वाधिक और सबसे कम वाला क्या? केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न थोड़ा चेंज है ना, पहले हमने राज्य निकाले, यहाँ पे क्या निकाले हमने? राज्य। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम बराबर कौन सा है? हरियाणा। ठीक है भाई, आगे देखना बेटा, नोटिस करना। अगला नोटिस करने वाला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भैया, राज्य नहीं, क्या निकाल रहे हैं?
केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। और जब बात आ गई, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक की, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये प्रश्न बन जाना चाहिए, क्या ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या प्रश्न बन जाना चाहिए कि सर्वाधिक आ गया तो सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भैया, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये प्रश्न भी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यहां निकालिए, यहां आ जाएगा आपका पुदुचेरी। कौन सा जाएगा भैया? पुदुचेरी, पांडिचेरी। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पांडिचेरी, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? पुदुचेरी। क्या कर दिया गया है? पुदुचेरी। और पुदुचेरी में आंकड़ा निकालिए 1038 बटे 1000, महिलाओं की संख्या 1038, ठीक है भैया। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां देखना आंसर आएगा दमनदीप। क्या आएगा भैया? दमनदीप। जहां देखना मात्र महिलाओं की संख्या है 618 और नीचे आ जाती है आपकी पुरुषों की संख्या, कितनी आ गई? 1000। कितनी आ गई? 1000, ठीक है। यहां इन प्रश्नों को बारी बारी से नोटिस करना। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई। जनगणना जो है मैंने आपको पहले बता दिया, गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। जनगणना जो है प्रति कितने वर्ष के अंतराल से कराई जाती है? 10 वर्ष के अंतराल से कराई जाती है। सारे प्रश्न मैंने आपको पहले वाली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखना, मैंने यहाँ प्रश्न बनाया आपको बेटा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? केरल, जहां 1084 बटे 1000, ये आंकड़ा आप निकाल देंगे। उसके बाद में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बराबर कौन सा है? हरियाणा। कौन सा है भैया? हरियाणा। तो हरियाणा में देखना बेटा महिलाओं की संख्या कितनी है? 877 बटे 1000, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य है हरियाणा, निकाल दोगे आप। उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर आएगा पुदुचेरी। क्या आएगा भाई? पुदुचेरी। जहां आंकड़े तो आपको निकालने हैं, साथ में साथ आंकड़े भी आपको लेके चलने हैं, समझ में आ गया। तो पुदुचेरी, पहले नाम पांडिचेरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? पुदुचेरी, ठीक है। तो पुदुचेरी में कितना है भैया? 1038 बटे कितना है? 1000। उसके बाद में सबसे कम लिंगानुपात वाला, अब हमें क्या निकालना है? केंद्र शासित प्रदेश निकालना है। तो क्या जाएगा? बोलिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर दमनदीप। क्या जाएगा भाई? दमनदीप। कितना है? 618 बटे 1000, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक और सबसे कम। और ऐसे ही हमने आगे निकाल दिया क्या? सबसे कम और सर्वाधिक वाला क्या? केंद्र शासित प्रदेश, और वो भी क्या? लिंगानुपात के मामले में। किसके मामले में? लिंगानुपात के मामले में, ठीक है। आगे देखिए भाई, देखना भाई, अब यहां से अगला प्रश्न हमारा बनेगा कि भारत में सर्वाधिक, याद रखना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, क्योंकि जनसंख्या वाला चैप्टर है और टोटल जो है आपको यहाँ लगातार आपको आंकड़े निकल के आएंगे। आंकड़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको हर हाल में इनको याद रखना भी पड़ेगा। समझ में आ गया? लिंगानुपात पूछ रहा है तो आपको लिंगानुपात वाला ही आंकड़ा लेकर आना है। जनगणत पूछा जा रहा है तो जनगणत का ही आंकड़ा आपको लेकर आना है। समझ में आ गया? देखना भाई, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ प्रश्न अब चेंज है। क्या प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, जब सर्वाधिक जनघनत्व, ठीक है, जनघनत्व का मतलब परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनघनत्व कहा जाता है। पहले बता दी मैंने आपको, है ना। उसके बाद में जब सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछ रहा है हमसे, तो यहां ऑटोमेटिकली इसका उल्टा कर दीजिए। क्या बन जाएगा? सबसे कम। क्या बन जाएगा भाई? सबसे कम। क्या बना दीजिए? जनघनत्व वाला, सबसे कम जनघनत्व वाला क्या भैया? राज्य, ठीक है। ये बन गया। अब हमने राज्य भी निकाल लिए हैं तो साथ में साथ आगे चलिए भाई, ठीक है। राज्य निकाल लिए हैं तो यहाँ हम आगे प्रश्न बढ़ा रहे हैं ना। तो राज्य के बाद में अपन निकालेंगे अपन केंद्र शासित प्रदेश, और वो भी काई के मामले में? जनगणत के मामले में। काई के मामले में? जनगणत के मामले में, ठीक है। तो निकालिए बेटा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जब सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हमने यहां निकाल लिया है, तो बच्चों ध्यान देना, सबसे कम वाला सीधा निकाल देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं आपको, वही चलेगा क्या? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्या निकालेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनघनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है।
जनघनत्व ज्ञात करने का बैक में मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि जनघनत्व ज्ञात करने का क्या बतलाइए सूत्र बतलाइए। तो जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या हुआ भाई, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। ठीक है भाई। थोड़ा बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि पिछली जितनी भी वीडियो हमारी ज्योग्राफी के लिए चली हुई हैं, आप बारी बारी से जितनी भी वीडियो आपकी चली हुई हैं आपके लिए पढ़ने के लिए यहाँ से लागू हो रही हैं, उनको बारी बारी से आप पढ़ें। ठीक है, अपनी तरफ से आप कंटिन्यू, ठीक है, नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाते रहें आप, समझ में आ गया, नोट्स बनाते रहें। जैसे जैसे आपको यहाँ मैं समझाती हुआ चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी बारी बारी से आपको नोटबुक और पेन आपके साथ रखना है और इनको देखते समय पढ़ते समय आपको नोटिस करना है, हर पॉइंट को आपको नोटिस करना है, मेरा साथ देते हुए आपको चलना है। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पढ़ाया जा रहा हूँ और आप घर से ऑनलाइन वीडियो जब देख रहे हैं तो आप वहाँ नोटिस नहीं कर रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे यहाँ से फॉलो करते रहें लगातार, समझ में आ गया। चलते हैं बेटा आगे, है ना। देखिए, तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, ठीक है भैया, तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य याद रखना 2011 की दृष्टि से, यानी कि 2011 की जनगणना की दृष्टि से भारत में जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। क्या है भैया, बिहार। आंकड़ा निकालिए 1102, क्या जाएगा भैया 1102। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि बिहार के बाद में अगर कोई दूसरा राज्य जनघनत्व के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर आता है तो याद रखना कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। और वहाँ का जनघनत्व कितना है, 1029। ठीक है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कितना है वहाँ का, 1029। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बराबर कौन सा है, बिहार, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 1102 व्यक्ति। लैंग्वेज याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्या बताया था कि जनघनत्व जब भी निकाल रहे हैं, जनघनत्व को हम जब भी ज्ञात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया था जो भी आंकड़ा आएगा उसके बाद में आपको ये लैंग्वेज जोड़ देनी है कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ हालांकि मैंने लिखा नहीं है, ये बिहार का जनघनत्व है कितना, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भारत का राज्य है बिहार। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमने ये भी आपको एक्स्ट्रा बताया, क्या बताया, और बिहार के बाद में अगर भारत का कोई दूसरा राज्य है जो जनघनत्व के मामले में दूसरे स्थान पे आता है तो कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। कितना हो जाएगा, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का राज्य। ठीक है भाई, और भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बराबर यहाँ से निकालना आप, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से निकल के आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जाएगा भैया, अरुणाचल प्रदेश, जहां याद रखना मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 17 व्यक्ति। समझ में आ गया। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व वाला भारत का क्या बना, राज्य बना, जहां आंकड़ा मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने लोग निवास कर रहे हैं, 17 व्यक्ति। कितने कर रहे हैं, 17 व्यक्ति। थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा बेटा, है ना। हालांकि राजस्थान के आंकड़े आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ आपको ये कहूँ कि राजस्थान में भी, हमारा राज्य जो है राजस्थान, इस राज्य के अंदर भी, ठीक है, तो हमारे राज्य राजस्थान में भी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बतलाइए। बन गया प्रश्न, राजस्थान के अंदर के। थोड़ा चलते हुए वैसे ही नॉर्मली बात कर रहा हूँ आपके लिए, ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर। कौन सा आएगा भाई, जयपुर। जयपुर का अगर निकालें आंकड़ा 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जयपुर का जनघनत्व है ये। समझ में आ गया, 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 से मुझे यहाँ याद आया, है ना, यहाँ 17 जो आया ना अरुणाचल प्रदेश के लिए, किसके लिए आया भाई, अरुणाचल प्रदेश के लिए जो आंकड़ा आया है क्या, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 17। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से मुझे ये याद आया बेटा कि राजस्थान में भी एक जिला है जैसलमेर, जो राजस्थान के अंदर जिला है जैसलमेर, ये राजस्थान के अंदर सबसे कम जनघनत्व वाला क्या है, जिला। तो इसका मतलब प्रश्न क्या बना, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो कौन सा हो गया, जयपुर। 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बराबर कौन सा बनेगा, जैसलमेर। कौन सा बनेगा, जैसलमेर। और वहां का भी आंकड़ा कितना है, वहां का भी आंकड़ा कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके बेटा, चलें आगे, वहीं आ जाते हैं अपने बैक प्रश्न जो चल रहा था अपना, ना। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बराबर बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, जहां कितना है, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा आया बेटा कि भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बराबर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर आएगा दिल्ली। और आंकड़ा भी याद रखना, 11,297
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भैया, कितना है? दिल्ली सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और आंकड़ा याद रखना, आंकड़े तो आपको हर हाल में ही याद रखने हैं। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक थोड़ा सा आपको बेटा हल्का सा मेरे दिमाग में एक प्रश्न बना हुआ है, आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एडवाइस क्या है बेटा कि भूगोल में आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के अंदर मानचित्र के लिए प्रश्न आते हैं, फ्री फोकट के नंबर होते हैं हमारे लिए, है ना। इनको केवल मानचित्र में हमें दर्शाना है और उनकी सही लोकेशन पे हमें दर्शाना है। जैसे XYZ कोई भी पूछ लिया, इलाहाबाद पूछ लिया, वाराणसी पूछ लिया, जयपुर पूछ लिया, समझ में आ गया, मुंबई पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, अहमदाबाद पूछ लिया, सूरत पूछ लिया, आपसे कोई भी पूछ लिया, मदुरई पूछ लिया, चेन्नई पूछ लिया, है ना। भारत के रेखा मानचित्र से कहीं भी अगर कोई भी बिंदु आपसे पूछा हुआ है तो उसको हमें भारत के रेखा मानचित्र में भरना है, समझ में आ गया। तो ये फ्री फोकट के नंबर हमारे पास में होते हैं। तो मानचित्र के जो प्रश्न होते हैं उनको भी थोड़ा आप लेके चलना, है ना, उनको भी आप सॉल्व करते रहना कि भाई ये चीज़ यहाँ है, समझ में आ गया। तो कभी कभी जैसे एग्जामिनर प्रश्न को घुमा देता है, ऐसे भी पूछ लेता है मानचित्र के अंदर कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए, बना दिया प्रश्न, भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को क्या कीजिए, अंकित कीजिए। तो कभी कभी क्या कहेगा, सीधा कह देगा आपको, एक पूरा लैंग्वेज लिख देगा आपको, क्या लिख देगा कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, बस इतना लिख दिया आपको। और फिर कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि दर्शाइए, इसे भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाइए। अब आपको मालूम होना चाहिए, देखो बेटा मैं सारी तरह से आपको खोल देता हूँ कि इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, है ना। बाकी तैयारी करते रहिए आप, है ना, मुझे फॉलो करते रहिए आप, आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जाएगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस जाए, है ना बेटा। तो देखना क्या बताया मैंने आपको कि क्या दे देगा आपको मानचित्र के लिए कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या बतलाइए, केंद्र शासित प्रदेश बतलाइए। आंसर आपको यहां मालूम होना चाहिए, आंसर क्या आना है, दिल्ली। ठीक है बेटा, आपको तो उसने केवल इतना ही दे दिया बस कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, समझ में आ गया। बाकी आंसर आपको अपने माइंड में होना चाहिए, क्या आना आंसर, दिल्ली। और दिल्ली को हमें क्या करना है, समझ में आ गया होगा, दिल्ली को हमें फिर क्या करना है, भारत के रेखा मानचित्र में उसकी सही स्थिति पर हमें क्या करना है, उसको अंकित करना है। तो प्रश्न को ऐसे भी कर दिया जाता है ना। कभी कभी प्रश्न ऐसे आ गया जैसे भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, आंसर आपको यहाँ माइंड में होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, केरल, क्या आएगा भाई, केरल। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बराबर कौन सा है, केरल। तो केरल, जब आपको पता है कि इसका आंसर केरल है, समझ में आ गया, तो केरल को हमें फिर क्या करना है, उठा करके भारत के रेखा मानचित्र में क्या करना है, अंकित करना है। और बिल्कुल दक्षिण भारत के अंदर आते हैं तो पश्चिमी तट पर यहाँ नीचे यहाँ लोकेशन निकाल देना, केरल। क्या गया, केरल। आपने ऐसे भारत के रेखा मानचित्र में केरल को क्या कर दिया, दर्शा दिया, बस आपका नंबर पक्का हो गया, एक नंबर आपका पक्का हो गया, कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए आगे। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर क्या आ गया, दिल्ली। क्या आ गया भैया, दिल्ली। और दिल्ली का कितना है जनघनत्व, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में जब सर्वाधिक निकाल लिया तो नीचे आ जाइए, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बतलाइए। तो सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर यहां निकालना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां भी आंकड़ा निकाल लीजिए, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा ना बेटा, यहां क्या क्या प्रश्न मैंने आपको निकाले हुए हैं कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऊपर प्रश्न है आपका ना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या बना, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बराबर अरुणाचल प्रदेश, कितना है आंकड़ा बेटा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, आंकड़ा कितना है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर इसकी जो है लोकेशन निकल के आती है केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां मात्र याद रखना कितना आंकड़ा पाया जाता है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है क्या पाया जाता है, आंकड़ा पाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो इसके बाद में आगे देखना भाई। ठीक है भाई, आगे प्रश्न क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में भी अगर बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले की तो कौन सा जाता है, जयपुर। कितना है, जयपुर का कितना है, राजस्थान के अंदर की बात करें, जयपुर निकाला था हमने। और जयपुर के अंदर की बात करें तो जयपुर का भी जनघनत्व कितना है, 598। ठीक है, और लैंग्वेज वही लगानी है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जयपुर के अंदर से। उसके बाद में आगे राजस्थान में सबसे कम
जनघनत्व वाला जिला है कौन सा? राजस्थान में सबसे कम है जैसलमेर। कौन सा भैया? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है भैया? जैसलमेर। ठीक है, और जैसलमेर में भी आंकड़ा कितना है? 17 व्यक्ति। कितना है भैया? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा ना, टॉपिक को आगे इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, साक्षरता क्रम में प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो साक्षरता की एक छोटी सी सीधी सी परिभाषा है। ठीक है, साक्षरता की एक छोटी सी सीधी सी परिभाषा है, और सीधी सी परिभाषा क्या है उसको भी आपको ध्यान देना है। साक्षरता प्रश्न बना दिया मैंने आपको यहाँ बेटा, अगला साक्षरता। ठीक है, और साक्षरता से आपका क्या अभिप्राय है? साक्षरता से आपका अभिप्राय। ठीक है, प्रश्न को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट भी लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, समझ जाना चाहिए कि आपको प्रश्न क्या बना हमारा, कि साक्षरता से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो यहां याद रखना, देश के अंदर 7 वर्ष, देश के अंदर क्या भैया? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या, 7 वर्ष उम्र को आधार माना है हमने यहाँ पे, है ना, साक्षरता का परसेंट निकालने के लिए, साक्षरता की परिभाषा निकालने के लिए। तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को, ठीक है भैया, जो किसी भी कई को भाई, जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके, यही कहलाता है आपका साक्षरता। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके ही बराबर काय की परिभाषा बन गई भैया, साक्षरता कहलाता है। ठीक है, तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके। आगे देखना बेटा ना, कभी कभी प्रश्न यहां से ये बनता है कि 2001 में भारत का क्या बतलाइए? साक्षरता प्रतिशत बतलाइए। तो 2001 में भारत का साक्षरता परसेंट था 84.83। 2001 में हमारे पूरे भारत देश का, 2001 में, 2011 की जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, 2011 से पहले जो जनगणना हुई 2001, वहां से थोड़ा सा निकालना पड़ रहा है, है ना, ध्यान दीजिए ना। क्या क्या हमने कि 2001 में भारत का साक्षरता परसेंट बतलाइए, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी रही थी? 64.83। कितनी है भैया? 64.83। और यही भारत का साक्षरता परसेंट, ठीक है बेटा, आगे देखना क्या कह रहा हूं ना, और यही भारत का साक्षरता परसेंट 2011 में, कब? 2011 की जनगणना में यही भारत का साक्षरता परसेंट जो है, ये तो आपको हर हाल में ही याद रखना है। कितना हो गया? 74.04। कितना हो गया भैया? 74.04। समझ में आ गया? तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 2001 में भारत का साक्षरता परसेंट कितना था? 64.83। कितना था बेटा? 64.83। ठीक है, उसके बाद में यही भारत का जो साक्षरता परसेंट है 2001 से, कहां से? 2001 से बढ़कर कहां पे? 2011 में कितना हो गया? 74.04%। चले आगे, तो भारत का वर्तमान में कुल साक्षरता परसेंट कितना है भैया? 74.04। निकाल दोगे? 74.04 जी। इसी क्रम में आगे देखना भैया ना, ध्यान दीजिएगा कि भारत में, यहां देखना मानचित्र की तरफ, ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। कौन है भैया? केरल। निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा मानचित्र में भी आपको निकालने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बराबर केरल। कितना है परसेंट? केरल का साक्षरता परसेंट कितना है? लगभग 93.91। कितना है भैया? लगभग 93.91%। ये केरल का क्या है? साक्षरता प्रतिशत। उसके बाद में जब सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपने निकाल लिया, तो यहां देखना भैया, अब अगला प्रश्न ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। क्या प्रश्न बनेगा? सबसे कम भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो यहां से निकलेगा आपका आंसर, अब निकलेगा बिहार। कौन सा निकलेगा? बिहार। कौन सा निकलेगा भैया? बिहार। और बिहार का साक्षरता परसेंट
63.82, कितना आएगा 63.82। तो देखिए बेटा, साक्षरता की परिभाषा हमने क्लियर की। साक्षरता से हमारा क्या अभिप्राय है? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके, साक्षरता कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया, जानना बहुत जरूरी होता है, प्रश्न ऐसे प्रश्न हमें याद रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया? भारत का, ठीक है भैया, भारत का 2001 में साक्षरता परसेंट कुल कितना था? 64.83, ठीक है भैया। उसके बाद में यही पूरे भारत देश का साक्षरता परसेंट, ठीक है, 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 2011 में बढ़कर हो गया 74.04, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन मैंने आपको बनाया क्या, कि याद रखना कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, क्या आएगा? केरल, ठीक है। उसके बाद में आगे देखना, जब सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल निकाल दिया, कितना है? 93.91। तो प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बराबर बिहार, कौन सा है भैया? बिहार, कौन सा है? बिहार, कितना है? 63.82, कितना है भैया? 63.82। अब यहाँ ध्यान देना ना, यहाँ से ये हो गया आपका। इसके बाद में आगे देखना, सर्वाधिक, यहाँ प्रश्न बना रहा हूँ मैं आपको, है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला, अब राज्य नहीं, ध्यान देना, प्रश्न को बदल रहा हूँ थोड़ा सा मैं ना, बन गया केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। और इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ प्रश्न हमने ये भी बना लिया कि सबसे कम साक्षरता वाला, अब हमें क्या निकालना है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या निकालना भैया? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब तक तो हमने केरल और बिहार राज्य निकाले थे, सर्वाधिक और सबसे कम में, ठीक है। अब हमने अगला ऑप्शन क्या बना दिया? अगला ऑप्शन हमने क्या बना दिया कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षरता वाला क्या बतलाइए? केंद्र शासित प्रदेश बतलाइए, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आएगा लक्षद्वीप। क्या आएगा भाई? लक्षद्वीप। और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आएगा भैया दादरा नागर हवेली, ठीक है। क्या आएगा? दादरा नागर हवेली, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपको, है ना, कितना परसेंट है, परसेंट भी थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लेना, है ना। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश निकाल दीजिएगा लक्षद्वीप। क्या आ गया? लक्षद्वीप। यहाँ अरब सागर में लोकेशन निकल के आती है, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप, है ना, राजधानी कवरत्ती, ठीक है भाई। उसके बाद में लक्षद्वीप, और यहाँ निकाल देना लक्षद्वीप का साक्षरता परसेंट 92.28, कितना आ गया? 92.28। चले आगे। उसके बाद में भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी निकाला था, निकाल दीजिए दादरा नागर हवेली, परसेंट निकाल दीजिए 77.65। ये वहाँ का क्या है? साक्षरता प्रतिशत है। तो याद रखना, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर लक्षद्वीप, लगभग 92.28 यहाँ का साक्षरता परसेंट है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंदर आता है दादरा नागर हवेली। क्या आता है भैया? दादरा नागर हवेली। और लगभग परसेंट कितना है? 77.65। देखिए बेटा, थोड़ा सा आगे का मैं बता दूं आपको, लेसन नंबर आपका 3 आएगा, ठीक है। और लेसन नंबर 3 जो है मानव विकास, पाठ का नाम क्या है? मानव विकास, ठीक है। मानव विकास जब हम पढ़ेंगे तो मानव विकास के अंदर भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम, ध्यान दीजिएगा ना क्या कह रहा हूं, भारत में सर्वाधिक और सबसे कम मानव विकास सूचकांक मूल्य वाला राज्य, सर्वाधिक और सबसे कम वाला, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक एवं सबसे कम मानव विकास सूचकांक मूल्य वाला क्या बतलाइए? राज्य बतलाइए। तो यहां भी जैसे आपने निकाले थे ना, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बराबर बिहार, तो ऐसे ही वहां पे भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक मूल्य वाला राज्य, वहां भी आंसर क्या रहेगा? केरल। क्या रहेगा? केरल। और सबसे पिछड़ा हुआ राज्य काय के मामले में? मानव विकास सूचकांक मूल्य के मामले में भी वहां क्या आने वाला है? बिहार। क्या आने वाला है? बिहार, ठीक है। तो यहां से आगे देखिए बेटा, है ना, तो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर क्या हो गया? दादरा नागर हवेली। कितना हो गया? 77.65, ठीक है। थोड़ा चलते चलते यहां से, है ना, हमारे राज्य राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, काय के मामले में? साक्षरता के मामले में। तो राजस्थान का लगभग साक्षरता परसेंट है 67.06 पूरे राजस्थान का, ठीक है। 2011 में राजस्थान का जो साक्षरता परसेंट है कितना है? 67.06। कितना है भैया? 67.06। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखना,
राजस्थान से भी, ठीक है, यहाँ निकाल रहा हूँ ना, और राजस्थान से भी अगर निकालें कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा। कौन सा है भाई, कोटा। कौन सा है, कोटा। उसके बाद में राजस्थान में साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला बराबर जालौर। कौन सा है, जालौर, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बराबर कौन सा हो गया, कोटा, और सबसे पिछड़ा हुआ बराबर कौन सा हो गया, जालौर। ये भी आपको थोड़ा सा अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए रख लेने हैं, है ना। तो क्या क्या निकाले कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बराबर कौन सा हो गया, कोटा, और राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला काय के मामले में, साक्षरता के मामले में बराबर कौन सा आ जाएगा, जालौर। कौन सा जाएगा भाई, जालौर। तो आपको ये प्रश्न जो है आपको हर हाल में आपको याद रखने हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मैंने साक्षरता की परिभाषा निकाली, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके, क्या कहलाती है, साक्षरता कहलाती है। इसके बाद में मैंने आपको निकाला बेटा कि भारत की साक्षरता दर, भारत की क्या साक्षरता दर कितनी निकाली कि भारत की साक्षरता परसेंट जो है 2001 में कितनी थी, 64.83, और यही भारत का साक्षरता परसेंट 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 74.04। कितना हो गया, 74.04। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल कौन सा जाएगा, केरल 93.91। उसके बाद भारत में साक्षरता के मामले में जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है बराबर कौन सा निकालोगे, बोलिए कौन सा निकालोगे, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बराबर आ जाएगा आपका बिहार। कौन सा जाएगा, बिहार आ गया। भारत में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो बराबर आ जाएगा लक्षद्वीप 92.28 आ गया। उसके बाद में भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बराबर दादरा नागर हवेली, कितना जाएगा 77.65। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बराबर कोटा, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला बराबर जालौर। कौन सा जाएगा, जालौर, ठीक है। आगे देखिएगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, आप चैप्टर जब आप किताब के अंदर देखेंगे तो एक अंकतालिका आ रही होगी बेटा, उसके अंदर एक प्रश्न है और बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि 2001 से, ठीक है भाई, 2001 से और 2011 की जो समय अवधि है, या कहें तो 2001 से 2011 का जो दशक है, ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में भारत की कुल दशकीय वृद्धि, कौन सी वृद्धि, भारत की कुल दशकीय वृद्धि बतलाइए। तो बराबर यहाँ आंसर आने वाला है आपका 17.64। कितना आएगा, 17.64। ये भारत के लिए है, भारत की दशकीय वृद्धि 2011 में कितने आ जाती है, 17.64। ऐसे ही यहाँ थोड़ा सा अगर यहाँ राजस्थान का भी निकालना चाहें तो निकाल देना, राजस्थान की दशकीय वृद्धि, और वही समय काल रहेगा 2001 से कहाँ तक के, वही 2011 के बीच, ठीक है। और राजस्थान की भी दशकीय वृद्धि बराबर निकाल देना, 21 पॉइंट बराबर कितनी रही, 44। कितनी रही, 21.44। देखिए बेटा, दो प्रश्न आपको मैंने आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए निकाले हैं कि यहाँ हमें सीधा मैं आपको कह देता हूँ कि हमें निकालनी है भारत की दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब एक दशक की अवधि लेके चलना है हमें ना। 2001 से 2011 का समय हमने मान लिया, ठीक है। तो 2001 से 2011 के जो दशक है, इस दशक के अंदर भारत की जो कुल दशकीय वृद्धि रही, कितनी रही, यहाँ निकालना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कितना आएगा, 17.64। कितना आएगा भैया, 17.64, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की भी निकाल देते हैं, ठीक है। और राजस्थान की 2001 से 2011 की समय अवधि में दशकीय वृद्धि, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, है ना, यहाँ से कौन सी वृद्धि, दशकीय वृद्धि, ठीक है। तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि बराबर कितनी रही, 21.44, और भारत की दशकीय वृद्धि बराबर कितनी रही, 17.64। ये आपको हर हाल में जो है ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखना भाई, 2001 से 2011 की अवधि में भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम, दशकीय वृद्धि दर वाला
राज्य। ठीक है, देखिए तो 2001 से 2011 के जो दशक है बेटा, इसमें भारत में सर्वाधिक और सबसे कम दशकीय वृद्धि। तो भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक में, ठीक है, सबसे पहले निकालना सर्वाधिक, और सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा जहां दशकीय वृद्धि दर रही भारत में, राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ आंसर आएगा मेघालय। क्या आएगा भाई? मेघालय। कौन सा राज्य आ गया? मेघालय। परसेंट में निकाल देना 27.83। ठीक है, इसके बाद में सबसे कम जहां माइनस में गई दशकीय वृद्धि, वहां राज्य आ जाएगा नागालैंड। कौन सा आ जाएगा भाई? नागालैंड। ये नागालैंड आ गया, और यहाँ -0.41%। ये दोनों प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, है ना, थोड़ा समझ में आना चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। मैं बात यहाँ पे कर दी है मैंने दशकीय वृद्धि की। किसकी कर दी भैया? दशकीय वृद्धि। और दशकीय वृद्धि को हम कैसे निकाल के चल रहे हैं, समझ में आ गया कि हम जो समय अवधि मान रहे हैं, क्या माना हमने? 2001 से 2011 की समय अवधि, समझ में आ गया। और इस समय अवधि को ही कहा गया है दशकीय वृद्धि। इस दौरान जो होने वाली वृद्धि है उसे ही कहा गया है दशकीय वृद्धि। तो 2001 से 2011 के दशक में भारत की जो कुल दशकीय वृद्धि रही, याद रखना 17.64। कितनी रही? 17.64। उसके बाद में राजस्थान की भी अगर दशकीय वृद्धि की बात करें, वही समय अवधि के हिसाब से समय अवधि क्या रहेगी? 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की कुल दशकीय वृद्धि बराबर 21.44। कितनी रही? 21.44। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि भारत में, ठीक है बेटा, भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य बराबर मेघालय। मैंने लिख दिया आपको, है ना, मेघालय। कितना आ गया? 27.83। और सबसे कम बराबर हो जाता है आपका नागालैंड। कौन सा हो जाता है? नागालैंड -0.41। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप पढ़ लें। यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसके लिए भी आप, ठीक है, कंटिन्यू जो है बेटा अपने नोटबुक के अंदर नोटिस करते रहें। नोटबुक के अंदर अपने नोटिस जरूर करते रहें, अपने नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है, यहाँ से आगे चैप्टर के अंदर आपका जो भी सिलेबस आने वाला है, जो भी आपके पॉइंट्स आने वाले हैं, जो भी आपका टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो बेटा आपके लिए मैं, ठीक है, लेके आता हूँ शीघ्र, अति शीघ्र।